स्वागत है आप सभी का महिंद्रा.com में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पजल बेस्ड ऑन फ्लोर पर। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आप चाहते हैं लाइफ में सरवाइव करना, अगर आप चाहते हैं एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन हो, उसके लिए आपको शॉर्टकट्स की जरूरत पड़ेगी। और शॉर्टकट का केवल एकमात्र माध्यम है हमारा महिंद्रा गुरु YouTube चैनल। तो अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। तो चलिए आज का जो अपना डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं, जो है फ्लोर बेस्ड पजल के ऊपर। आप अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं। 7 मेंबर्स A, B, C, D, K, L and M lives on 7th floor in a building but not necessarily in same order। आपको यहां पर 7 मेंबर्स के नाम दिए गए हैं और बोला गया एक फ्लोर में रहते हैं ये। अब लिखा हुआ है लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर 1 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर। अब देखिए यहां पर बोला गया है 7 फ्लोर थे और जो सबसे लोअर फ्लोर है उस पर नंबर 1 रखा गया है। तो वहां पर अगर आपको ध्यान देना होगा, बॉटम में 1, देन 2, 3, 4, 5 ऐसे आपको चार्ट बनाना है। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो फ्लोर के साथ साथ आपको अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं कि ईच वन ऑफ देम ऑल्सो लाइक डिफरेंट गेम ना। वहां पर इन सभी गेम्स के नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। स्नूकर, बैडमिंटन, चेस, लूडो, क्रिकेट, हॉकी एंड पोलो। तो यहां पर बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है आपको। आपको अप्रोच क्या रखनी है, फ्लोर 7 नेम आपको अरेंज करने हैं और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि ये जो आपके 7 मेंबर्स हैं वो कौन सा वाला गेम पसंद करते हैं। अब देखिए फ्लोर की स्टार्टिंग करनी है बॉटम टू टॉप और इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आपको ट्रिक सिखाते हैं कैसे इन क्वेश्चन को मैनेज किया जाता है। तो देख सकते हैं आप। अब जैसा कि पहले स्टेटमेंट में पहले वाले पैराग्राफ में दे रखा था, बहुत ही बड़ा पैराग्राफ था जिसमें 7 मेंबर्स के बारे में बताया गया। तो पहले 7 फ्लोर का नाम लिख लेते हैं। आपको बताया गया है 7 फ्लोर है बिल्डिंग में, 1 2 3 4 5 6 7। अब पहली स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड के। अब इतना पढ़ने के बाद अभी रिएक्ट नहीं करना है। देखिए आप देख सकते हैं पैसेज लिखा गया है, पैसेज में अब चीजें दी जाएं, बल्क में जब आपके सामने चीजें हो तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि 2 से 3 लाइन को एक बारी में पढ़ें और फिर कोशिश करें क्या उनमें कोई कोरिलेशन है, और अगर कोरिलेट कर रहे हैं वो तो उनको कंबाइन करके पढ़ें और कंबाइन कर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। देखिए कभी कभी क्या होता है, आप एक ही लाइन पढ़कर इंप्लीमेंट करते हैं और वो जनरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो चीजों को बल्क में पढ़ें क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, टाइम भी आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब यहां पर अगर आप दूसरे स्टेटमेंट के पास जाएं तो दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव के। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का कोरिलेशन है कहीं ना कहीं। पहली स्टेटमेंट में बी और के की बात हुई थी, वहां पर बोला गया था बी और के बीच में 3 फ्लोर है। सेकेंड स्टेटमेंट में बताया गया है कि बी का फ्लोर के ऊपर है, और अगर आगे चले तो फिर से के का नाम लिखा है जिसमें बताया गया है के डजंट लिव ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर। मतलब यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि के आपका फर्स्ट फ्लोर पर नहीं रहता है। अब कोशिश कीजिए इसको इंप्लीमेंट करने की। देखिए यहां पर अगर के फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है तो के सेकंड फ्लोर पर हो सकता है। अब के अगर सेकंड फ्लोर पर रखेंगे तो 3 फ्लोर का गैप करना है, फ्लोर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 3 फ्लोर का गैप हुआ एज पर द स्टेटमेंट। और उसके बाद कौन आएगा, बी। पहली स्टेटमेंट अभी सेटिस्फाई करी कि बी और के बीच में 3 फ्लोर है। सेकंड स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई करी कि बी का फ्लोर के ऊपर है, और ये भी सेटिस्फाइड किया कि के फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है। अब देखिए बिल्कुल सही नजर आ रहा है। आप एग्जाम में इसको बना सकते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन सही भी हो जाए। लेकिन सर ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है, जो बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो केवल पॉजिटिविटी लेकर चलते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब देखिए इतने स्टेटमेंट पर तो ये सही नजर आ रहा है, पर क्या आपने ये सोचा कि क्या इसका कोई और डायग्राम भी बन सकता है? तो सर बिल्कुल इसका एक और डायग्राम बन सकता है, जिसको आपको कोई नया चार्ट बनाकर नहीं करना है, इसके पैरेलल ही करना है। और आपको क्या मानना है, एक चार्ट आपका राइट साइड चल रहा है और एक चार्ट आपका लेफ्ट साइड। देखिए के को इस बार सेकंड फ्लोर की जगह हमने थर्ड फ्लोर पर रखा और फिर से 3 फ्लोर का गैप किया, और इस बार जो आपका बी आया है वो कौन से फ्लोर पर आया है सर, टॉप मोस्ट फ्लोर पर।
लेकिन क्या इसके अलावा कोई कंडीशन बन सकती है के और बी के रिगार्डिंग? तो आप देखेंगे जो आपकी कंडीशन थी उसको सेटिस्फाइड करते हुए केवल दो ही कंडीशन बन सकती हैं। एक पहली कंडीशन जो राइट साइड नजर आ रही है, एक सेकंड कंडीशन जो लेफ्ट साइड नजर आ रही है। याद रखें, कोई भी कंडीशन को ना छोड़े, हर एक कंडीशन को साथ में लेकर चलें, तभी आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक्स चेस। अब देखिए बी और वो व्यक्ति जो चेस खेलता है उनके बीच में एक मेंबर का गैप है। अब यहां आप देखेंगे बी वन मेंबर गैप और चेस, अगर इस वाले चार्ट के थ्रू चले तो चेस का फ्लोर नंबर आ रहा है 5। अगर इस वाले चार्ट को देखें तो बी वन मेंबर गैप और इस बार चेस का नंबर आ रहा है 4। आपकी नॉलेज के लिए इसको और अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं हम। 7 6 5 4 3 2 1, ये इसलिए जिससे आपको डाउट ना हो। देखिए जब अपनी शीट पर आप काम करेंगे तो काम बहुत जल्दी होगा, आपको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप जानते हैं आप खुद ही लिख रहे हैं, तो कोई भी अपनी लैंग्वेज को पढ़ने में आपको डाउट नहीं होगा, जिससे ही आपको समझ में, इसलिए चीजों को डिफरेंशिएट करके यहां शो करना पड़ता है। चलिए अगली स्टेटमेंट पर चलते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रही है स्टेटमेंट। The one who likes polo lives on even number floor above the one who likes chess. अब देखिए इवन नंबर फ्लोर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस पैसेज के अकॉर्डिंग 2 4 एंड 6 दे ऑल आर इवन नंबर फ्लोर, बट 1 3 5 7 दे ऑल आर ऑड नंबर्स फ्लोर। अब देखिए यहां पर बोला गया था जो व्यक्ति पोलो खेलता है, पोलो पसंद करता है, वो इवन नंबर पर भी है और चेस वाले मेंबर से ऊपर होगा उसका फ्लोर। अब देखिए चेस का फ्लोर यहां पर है फ्लोर नंबर 4, इसके अबव अगर हम बात करें only one floor are vacant which is floor number 6 because this is the only floor which is even number floor. तो be like polo। अगर इस वाले चार्ट की बात करेंगे, इस सेगमेंट की बात करेंगे तो यहां पर भी सर आप देख सकते हैं जो व्यक्ति चेस पसंद करता है उससे ऊपर इवन नंबर का केवल एक ही फ्लोर खाली है जो है फ्लोर नंबर 6, तो फ्लोर नंबर 6 पर जाएगा पोलो। अब देख सकते हैं आप दोनों ही चार्ट में पोलो वाले के लिए फ्लोर नंबर 6 ही एग्जिस्ट करता है। चलिए अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, वहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, only 2 person live between M and the one who like chess। अब देखिए एम और जो चेस खेलता है उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। अगर आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है द वन हु लाइक्स स्नूकर लिव्स इमीडिएटली अबव एम। अब एम के बारे में स्टेटमेंट 2 मिली जो कोरिलेट कर रही थी, एक तो ये है एम और जो व्यक्ति बोला गया था ओनली 2 पर्सन बिटवीन एम एंड द वन हु लाइक चेस। चेस और एम के बीच में 2 व्यक्ति का गैप है और एम के जस्ट ऊपर होना चाहिए वो व्यक्ति जो स्नूकर पसंद करता है। चेक करते हैं, पहले इस वाले चार्ट में चेक करें तो चेस 2 मेंबर गैप के नहीं आ पाएगा। यहां आप देखिए चेस 2 मेंबर गैप के आ जाएगा, एम आ जाएगा और एम के जस्ट ऊपर सर होना था स्नूकर, जो कि हमने सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जाना। एम के जस्ट ऊपर स्नूकर्स आएगा, हमने यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। राइट हैंडेड वाले चार्ट की तरफ बात करें तो चेस 2 मेंबर गैप एम, अगर यहां एम रखते हैं सर आप तो आपको ध्यान रखना होगा एम के जस्ट ऊपर स्नूकर्स आना चाहिए, जो कि कोई फ्लोर वहां बचा ही नहीं है। इसका मतलब एम अपवर्ड आ ही नहीं सकता है। तो कोशिश करते हैं क्या एम डाउनवर्ड आ सकता है, तो अब देखिए चेस 2 मेंबर गैप यहां पर डाउनवर्ड आएगा एम और एम के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर आना चाहिए वो व्यक्ति जिसको स्नूकर्स पसंद है। अब देखिए इस स्टेटमेंट को कोरिलेट करने की हमने बात करी, हमने ट्रिक की बात करी कि ऐसे जो पैसेज वाले क्वेश्चन आपको दिखाई दें उसमें ट्रिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं सर आप 2 से 3 लाइन को कंबाइन करके पढ़ें। अगर उनमें नाम सेम है, वो कोरिलेट कर रहे हैं, तो जरूर उनमें कोई ना कोई संबंध होगा जिनको साथ में इंप्लीमेंट करके आप अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले होते हैं डायरेक्टली, जैसे 5 पॉइंट्स आए हैं उसमें, तो वहां पर क्या ध्यान रखना होगा आपको, जो क्वेश्चन आपको पॉइंट्स में मिले कि पॉइंट 1 बाय 1 आपको पढ़ने हैं। अगर पहले पॉइंट में एक लाइन लिखी है तो केवल उसी को जजमेंट करनी है उस टाइम। अगर दूसरे पॉइंट में 3 लाइन भी लिखी है तो सर हमारी एडवाइस है आपके लिए
कोई भी पॉइंट है उसका खुद ही मतलब है, वो आपको एक क्लू देना चाहता है, तो वो सारे के सारे पॉइंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी उसको कंबाइन करके पढ़िए, आप जरूर क्वेश्चन को इजीली टैकल करके ले जाएंगे। फिर से अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं एग्जामिनर आपको क्या बताना चाहता है। अगली स्टेटमेंट बोल रही है ए लिव्स इमीडिएटली अबव एल, ए डजंट लाइक चेस। अब देखिए फिर से हमने दो स्टेटमेंट को कंबाइन किया, जैसे कि हमने अभी अभी आपको बताया ए और एल के बीच में एक फ्लोर का गैप है, नहीं सॉरी बोला गया है ए लिव्स जस्ट अबव एल, इमीडिएटली अबव एल, और ए को चेस पसंद नहीं है, ए डजंट लाइक चेस। तो देखते हैं कहां पर आ सकता है ए, एल इज ए जस्ट एल अबव ऑफ एल। तो पहले ए और एल वाली स्टेटमेंट चेक करते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड वाले चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ए कभी नहीं आ सकता है, यहां पर अगर हम बात करें तो पहले एल आना चाहिए, उसके जस्ट अबव ए आना चाहिए, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमें बोल रही है ए डजंट लाइक चेस, तो इसका मतलब ए यहां पर नहीं आ सकता। अगर ए यहां पर भी नहीं आ सकता है, यहां पर भी नहीं आ सकता है, तो ए के लिए ओनली वन प्लेस इज वैकेंट, दैट इज दिस फ्लोर नंबर 6। A lives on sixth floor and L lives on fifth floor. आप देख सकते हैं A just live immediately above L and A doesn't like chess. अब राइट हैंड साइड वाले चार्ट में अगर आप देखेंगे तो A को अगर हम यहां पर पुट करें, सबसे पहले L को पुट करना पड़ेगा क्योंकि A is just above L। अगर A को यहां L को यहां लिखे तो A यहां पर लिखना पड़ेगा, लेकिन स्टेटमेंट में मेंशन है A doesn't like chess, तो आप A को यहां पर मेंशन नहीं कर सकते हैं। अगर A फोर्थ फ्लोर पर भी नहीं आएगा तो या तो सेवेंथ फ्लोर बचा है या फिफ्थ। अब देखिए अगर हम L को फोर्थ फ्लोर पर रखें तो A फिफ्थ फ्लोर पर आएगा, लेकिन अगर L को सिक्स फ्लोर पर रखें तो वहां रखने का राइट आपके पास नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव प्लेस ऑन बिहाफ ऑफ सिक्स फ्लोर। अब देखिए अब आपको L को रखने के लिए एक ही प्लेस वेकेंट है, फ्लोर नंबर 4, और इमीडिएटली अबव L इज A। तो हमने दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड किया, L A is just immediately above L and A doesn't like chess। तो अगली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं वो आपसे क्या बताना चाहती है। लिखा हुआ है the one who likes ludo lives on one of the odd number floor below L। अब देखिए अच्छा पॉइंट है, आपको घुमाकर दिया गया है, बोल रहा है वो व्यक्ति जिसको लूडो पसंद है वो ऑड नंबर पर रहता है और एल के नीचे भी रहता है। अब अगली स्टेटमेंट देखते हैं क्या वो भी हमारे लिए कुछ रोल प्ले कर रही है। लिखा है एम डजंट लाइक लूडो, कहने का मतलब यहां पर है दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपको कुछ ना कुछ कोरिलेशन प्रोवाइड कर रही हैं, उन दोनों के कोरिलेशन को कंबाइन करके आपको इस स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट करना है। अब चेक करते हैं, फिर से आपकी जानकारी के लिए इसको पढ़ते हैं। ऑड नंबर पर आना चाहिए लूडो, जो व्यक्ति लूडो पसंद करता है वो ऑड नंबर पर होना चाहिए और एल के नीचे होना चाहिए, और एम को लूडो नहीं पसंद है। अब देखिए इस राइट हैंड साइड वाले चार्ट की अगर हम बात करें तो एल के नीचे दो ही फ्लोर हैं जो ऑड है, एक फ्लोर नंबर थर्ड, एक फ्लोर नंबर फर्स्ट। एम को लूडो नहीं पसंद है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं केवल फ्लोर नंबर थर्ड वाला ही व्यक्ति ऐसा है जो लूडो पसंद कर सकता है। लेफ्ट हैंड साइड वाले चार्ट की अगर हम बात करें तो एल से नीचे की अगर हम बात करें कि तो दो ही फ्लोर बचे हैं ऑड, फ्लोर नंबर थर्ड एज वेल एज फ्लोर नंबर फर्स्ट। फ्लोर नंबर थर्ड की बात करें वहां पर ऑलरेडी स्नूकर्स आ चुका है, तो केवल एक ही फ्लोर बचा जहां पर लूडो वाला मेंबर आ सकता है, वो व्यक्ति जिसको लूडो पसंद है वो है फ्लोर नंबर फर्स्ट। अब देखिए आप देख सकते हैं आपके दोनों ही चार्ट पैरेलल चल रहे हैं, अभी तक एग्जामिनर ने आपको कोई ऐसा क्लू नहीं दिया है जिससे कोई भी चार्ट एलिमिनेट हो रहा हो। कहने का तात्पर्य ये है टिप्स यहां पर यही काम करेगी कि आप हर एक स्टेटमेंट पर ध्यान दें, कंबाइन करके स्टेटमेंट को पढ़ें, उनमें कोरिलेशन स्थापित करें, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। चलिए अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहां से आपको क्या मिल रहा है। D lives on one of the floor above C. Only one person lives between the one who likes cricket and hockey. अब देखिए ये जो पहली स्टेटमेंट पढ़ी उससे दूसरी स्टेटमेंट का कोई रिलेशन नहीं है, तो आपको स्टेटमेंट सेकंड वाली को कैरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको केवल एक ही स्टेटमेंट पर ध्यान देना होगा। D lives on one of the floor above C. अगर D का फ्लोर C के ऊपर है तो यहां पर आप देख सकते हैं केवल एक ही प्लेस वैकेंट रहेगा D के लिए और एक ही प्लेस वैकेंट रहेगा C के लिए। लेफ्ट वाले चार्ट की बात करें तो एक ही प्लेस वैकेंट रहेगा D के लिए,
और एक ही प्लेस वैकेंट रहेगा सी के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है डी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव सी। चलिए अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन द वन हु लाइक्स क्रिकेट एंड हॉकी। अगली स्टेटमेंट को पढ़े तो लिखा है डी डजंट लाइक क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट और वो व्यक्ति जिसको हॉकी पसंद है, दोनों के बीच में एक ही मेंबर का गैप है और क्रिकेट जो मेंबर पसंद नहीं करता है वहां पर नाम लिखा गया है डी का। डी को क्रिकेट नहीं पसंद है और क्रिकेट और हॉकी के बीच में एक व्यक्ति का गैप है। अब देखते हैं राइट हैंड वाले चार्ट में कहां पर ये आ सकता है। अब देखिए केवल दो ही प्लेस वैकेंट है जहां पर ये सिनेरियो लागू किया जा सकता है। अब डी को क्रिकेट नहीं पसंद है तो डी को हॉकी पसंद होगा, और क्रिकेट किसको पसंद होगा सर? क्रिकेट पसंद होगा ए को। लेफ्ट हैंड साइड जो आपका चार्ट नजर आ रहा है वहां पर भी देख लेते हैं। आप देखिए यहां पर सेवंथ फ्लोर के साथ कोई फ्लोर का कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, केवल सेकंड और फोर्थ फ्लोर के कॉम्बिनेशन से इसको बनाया जा सकता है। अब देखिए डी को क्रिकेट नहीं पसंद है, इसका मतलब ये है डी को हॉकी पसंद है, और क्रिकेट द पर्सन हु लाइक्स क्रिकेट इज नोन एज एम। इट इज मेंशन इन फ्लोर नंबर सेकंड। अंतिम स्टेटमेंट जो आपकी बोली गई है वो बोली गई है एम डजंट लाइक बैडमिंटन। एम को बैडमिंटन नहीं पसंद है। अगर राइट हैंड वाले साइड के वाले चार्ट की तरफ देखेंगे तो केवल एक ही व्यक्ति बचा हुआ है एम, जिसको मजबूरी में बैडमिंटन ही लिखना पड़ेगा क्योंकि बैडमिंटन का नाम अभी तक कहीं पर नहीं आया। इसका मतलब आखिरी वाली स्टेटमेंट से क्लैरिफाई हुआ कि आपका राइट वाला चार्ट सही नहीं है। इसका मतलब आपका जो चार्ट सही है, जो आपका फाइनल अरेंजमेंट बना है वो है लेफ्ट वाला चार्ट। अब एम को बैडमिंटन वैसे भी नहीं पसंद है तो बैडमिंटन के लिए केवल एक ही व्यक्ति बचा है हु लिव्स ऑन टॉप फ्लोर, और ये पसंद करेगा बैडमिंटन। तो आपका चार्ट है आप देख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर सी हु लाइक्स लूडो, सेकंड फ्लोर एम हु लाइक्स क्रिकेट, थर्ड फ्लोर पर के स्नूकर्स, फोर्थ फ्लोर पर डी हॉकी, फिफ्थ फ्लोर पर एल चेस, सिक्स फ्लोर पर क्या आ रहा है सर? ए हु लाइक्स पोलो, और लास्ट आपका जो टॉप मोस्ट फ्लोर है उस पर है बी जिसको पसंद है बैडमिंटन। तो आपका ये फ्लोर का अरेंजमेंट इस तरीके से बनेगा। फिर से आपको बता दें ट्रिक क्या इंप्लीमेंट कीजिएगा, 2 से 3 लाइन। अगर आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिए एक स्टेटमेंट के बाद एटलीस्ट एक स्टेटमेंट और पढ़ के देखें, अगर उनमें कोरिलेशन हो रहा है तब उसको इंप्लीमेंट करें, तब आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए इसी के साथ साथ ये आपका फ्लोर वाला क्वेश्चन था। हमें एक क्वेश्चन और मिला जो बहुत सारी डिमांड आ रही थी बच्चों को, सर सॉल्व कीजिए, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा या वहां पर क्या ध्यान देने वाला पॉइंट था, उसको भी आपको बता देते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड लिया है वो हमने लिया है, आप देख सकते हैं J, K, L, M, N, O, P and R 8 members are sitting around a circular table facing the center। 8 मेंबर है, सभी का फेस इनसाइड द सेंटर है। याद रखने वाला पॉइंट ये है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि कभी भी सारे मेंबर एक ही ग्रुप में इनसाइड देख रहे हो तो राइट के लिए एंटी क्लॉक मूव करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट यू हैव टू मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आगे देखिए केवल इतना ही अरेंजमेंट नहीं है, आपको और क्या ध्यान रखना है, Each of them was born in a different year। हर किसी का born अलग अलग वर्ष में हुआ है, जो लिखा गया 1971, 1975, ऐसे ही बाकी भी नाम लिख दिए गए हैं। अब यहां पर जब भी 1971 आएगा तो हम उसको केवल 71 मेंशन करेंगे, क्योंकि इस 19 के होने या ना होने से हमारे इस क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान देकर आप आसानी से अपने पेपर को आगे बढ़ा सकते हैं कम टाइम में। चलिए हमें क्या क्या मैनेज करना है, सिटिंग अरेंजमेंट मैनेज करना है और ये बताना है कौन सा मेंबर किस वर्ष में उसका बर्थ हुआ था। अब पहले 8 मेंबर बना लेते हैं। 8 व्यक्ति हैं, वो सभी का फेस इनसाइड है। अब पहली स्टेटमेंट यहां पर दी गई है एम इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ के। जैसा कि हमने आपसे कहा था पैसेज वाला क्वेश्चन होगा तो अगली लाइन भी पढ़कर देखें, तो अगली लाइन में लिखा हुआ है एल इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जे। अब देखिए क्या फर्स्ट और सेकंड राइट का कोई कोरिलेशन नजर आ रहा है? तो सर कोई कोरिलेशन नजर नहीं आ रहा है, तो केवल फर्स्ट वाली लाइन को ही ध्यान रखते हैं। एम सेकंड राइट है के, कहीं पर भी हमने के को बैठाया उसके सेकंड राइट में आना चाहिए सर एम। सेकंड स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी थी एल इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जे, एल एंड जे वर बॉर्न बिफोर 1980। अब देखिए यहां पर क्या क्लू मिला,
1980 से पहले बॉर्न हुए हैं उसमें केवल 3 ही वर्ष बचे हैं, 1971, 1975 एंड 1979। तो यहां पर जो दो नाम लिए गए थे एल और जे, उनके बारे में हम डिफाइन कर सकते हैं, या तो 71 में उनका बर्थ है, या 75 में, या 79 में। देखिए छोटे छोटे क्लू हैं, उनको कलेक्ट करते चले, उनको स्टोर करते चले। अगर कोई स्टेटमेंट इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो जरूर इंप्लीमेंट करें, अगर कोई इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसको स्टोर करें, क्योंकि हो सकता है जब आप पूरा का पूरा चार्ट बना ले, पूरा का पूरा आपकी थ्योरी खत्म हो जाए, तो यही छोटे छोटे क्लू होते हैं जिनको असेंबल करके आपको अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है सर। तो देखिए L is sitting third to the right of J, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अभी आपको इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ेगा, जैसे आपने ये इंफॉर्मेशन स्टोर करी है कि L is third to the right of J। आगे चलते हैं सर, आगे क्या बोला गया है, ओनली द वन born in 1984 is sitting exactly between J and K। अब देखिए आपके पास J था, आपको बोला गया J और K के बीच में एक ही मेंबर आना चाहिए जिसका बर्थ ईयर है 84। तो सर बर्थ ईयर 84 यहां पर हमने लिखा, बर्थ ईयर 84 और J के और K के बीच में आना चाहिए। तो इसको और क्लियर करके लिखते हैं, आपको J K वन मेंबर गैप who was born in 1984, ये याद रखने वाला पॉइंट है। अब देखिए केवल इतना ही नहीं, एक और चार्ट बन सकता है इसी स्टेटमेंट का, कैसे J 1984 मेंबर एंड द वन मेंबर दैट इज K। या तो आपका राइट वाला चार्ट सही है J वन मेंबर गैप K, या फिर आपका लेफ्ट वाला चार्ट सही है J वन मेंबर गैप K। अभी L को हम साइड में रखते हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट तो डेफिनेट थी, वो पहले से ही आपको गिवन है। अब इस वाली जो इंफॉर्मेशन है राइट और लेफ्ट वाली, इनको कंबाइन कीजिए। हमेशा याद रखें कभी भी कोई नाम आपको दिए गए हैं जिसको आपने स्टोर किया था, जैसे यहां पर आपने स्टोर किया, उसके बाद अगर उनमें से किसी भी एक मेंबर का नाम आ रहा होता है तो सर वो आपके लिए क्लू होता है कि उनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या इस बार ये क्लू काम आएगा। हम फिर से आपको रिपीट कराते हैं, आपके लिए बहुत ही कारगर पॉइंट से साबित होगा ये। अगर किसी मेंबर का नाम आपने स्टोर किया है, उसके बाद अगर उन्हीं का नाम कभी रिपीट होता हुआ दिखाई दे, तो कोशिश करें शायद आप उन दोनों को कंबाइन करके उसका इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही कारगर रोल प्ले कर सकता है। कैसे, देखिए जरा, K 84 और सेकेंड राइट में J, अगर K के जस्ट राइट में 84 वाला मेंबर रखें और सेकेंड राइट में J करें, तो वहां पर उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सर, क्योंकि सेकेंड राइट में ऑलरेडी प्लेस किसने घेर रखा है, M ने। तो लेफ्ट साइड वाला चार्ट आपका कैंसिल होता है। इसका मतलब जो आपका राइट साइड वाला चार्ट है वो 100% सही है। उसको मैनेज करके देखिए, वो आसानी से मैनेज हो जाएगा सर। कैसे, K just left में 84 the member who was born in 1984 and second left of K is the member that name is J। अब जैसे ही J आपने मेंशन कर लिया, एक और आपको क्लू मिला कि थर्ड राइट ऑफ J इज L। तो राइट में जाने के लिए आपको एंटी क्लॉक मूव करना पड़ेगा, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड थर्ड राइट, दैट इज L। अब आप देख सकते हैं आपका आधा चार्ट कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, और आपका पैराग्राफ भी हाफ के आसपास आपने पढ़ लिया है। चलिए आगे चलते हैं और क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। एंड हु इज द एल्डेस्ट, यहां पर जो डाउटेड क्रिएट करने वाला पॉइंट था, जो डाउट क्रिएट करने वाला पॉइंट था वो ये है, एल्डेस्ट का मतलब आप गलती से 1990 ना मान लें। तो याद रहे एल्डेस्ट का मतलब है जिसका बॉर्न सबसे पहले हुआ था, वो है 1971। अब N 1971 में बॉर्न हुआ है और इंफॉर्मेशन दी गई है वो नेबर नहीं है J और M का। अगर J का भी नेबर नहीं है और M का भी नेबर नहीं है, only one place is vacant for N, that is just opposite of K, and the year which was born N is 1971. We have mentioned only 71 here, don't be confused regarding 1971. Okay, let's move on towards the next statement. Next statement is saying R is older than only M. R is sitting second to the right of P. R is older than only M। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर दिया गया है, जिसको ध्यान देने वाला पॉइंट है, only लिखा हुआ है सर।
फिर से आपको रिपीट करे, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं अगर वहां ओनली लिखा हुआ है तो उस पे एम्फेसाइज कीजिएगा, वो आपके क्वेश्चन का पूरा डायग्राम बदल सकता है। फिर से एक बार इसको पढ़िएगा, R is older than only M। इसका कहने का जो तात्पर्य यहां पर ये है, R केवल M से ही बड़ा है। इसका मतलब M सबसे छोटा होगा, जिसका बर्थ ईयर होगा सबसे लास्ट वाला जो है 1990। 1990। अब M का बर्थ प्लेस में पता लग गया 90 और R का बर्थ प्लेस में बर्थ ईयर पता लग गया हमें, बर्थ ईयर ऑफ R इज 1985, क्योंकि 90 से पहले वाला एक ही बर्थ ईयर है, दैट इज ऑफ 1985। अब आगे चलते हैं। देखिए आपको बोला गया था सेकंड स्टेटमेंट के लिए R is second to the left of P, P is not an immediate neighbor of N। Try to combine these two statement। अगर N का नेबर नहीं है P तो P के लिए कितनी प्लेस वेकेंट है? देखिए हम ऑलरेडी N को मेंशन कर चुके हैं, N के दोनों साइड अगर P नहीं आएगा, only one place is vacant for P, that is just between K and J। तो यहां पर आपका P आएगा। अब P से सेकेंड लेफ्ट आना चाहिए, आपको पहले से मेंशन किया गया है R is second to the left of P। जैसे ही P मेंशन हुआ, सेकेंड लेफ्ट ऑफ P is R और बर्थ ईयर ऑफ R is 1985। आपका ऑलमोस्ट सारा चार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी एक दो स्टेटमेंट और बची है, उनको भी पढ़ लेते हैं। J is younger than L, कहने का मतलब है J L से छोटा है। अब J L से छोटा है तो देख सकते हैं आप, J और L के लिए इंफॉर्मेशन मेंशन थी, 1980 से पहले इनका बर्थ हुआ है। अब 1980 से पहले 1971 ऑलरेडी आ चुका है, 75 और 79 में देखना होगा L का बर्थ ईयर कौन सा है और J का बर्थ ईयर कौन सा है, तो वो भी क्लैरिफाई कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं J is younger than L, इसका मतलब J L से छोटा है। अगर J L से छोटा है तो J का बर्थ ईयर होगा 1979, तो हमने J के लिए मेंशन किया 1979 और L के लिए मेंशन किया 1975। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को हमने पहले से ही स्टोर कर रखा था, जिसको हमें पूरा विश्वास था कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा जब हम इसको कंबाइन करके इंप्लीमेंट कर देंगे। अंतिम स्टेटमेंट आपको क्या बोलना चाह रही है, K was born before O। इसका मतलब K का जन्म O से पहले हुआ था। अब यहां पर आप देखें, आपके सारे नाम आ चुके हैं, केवल O ही नहीं आया है, तो जो प्लेस वेकेंट है वहां O आएगा। अब ये भी बोला गया है K was born before O। पहले देख लेते हैं कौन कौन से ईयर बच गए हैं। 90 हो गया है, 75, 79, 84, 85, 71। अब कौन से दो ईयर बचे हैं? वो बचे हैं सर 1980 एंड 1981। बाकी सारे के सारे ईयर आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब K का जन्म अगर O से पहले हुआ है तो 1981 से पहले आएगा सर 1980, और O का ईयर जन्म का बर्थ का ईयर होगा 1981। आपका चार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे पहलुओं को कंबाइन करके आप किसी भी पजल को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं J 79, P 84, K 80, L 75, M 90, O 81, that is O, do remember, and 71 are 85। This is the complete arrangement of your puzzle। चलिए आज के इस डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। इसी के साथ आप विदा लेते हैं, पर फिर भी जाते जाते कोशिश करते हैं कि आपको और एक दो चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, अगर आपके पास अभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ये वीडियो भी देख सकेंगे आप, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी पजल की वीडियो है, जितने भी हमारे बाकी सब्जेक्ट हैं सबकी वीडियो आपको मिलेंगी। आज के लिए अगर हम बता दें, अगर ये पजल आपको पसंद आई है और अगर आप कुछ डिफरेंट पजल देखना चाहते हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है SBI PO मेंस में, तो आप एक और पजल का वीडियो इससे पहले बन चुका है जिसमें 3 स्टैंडर्ड की पजल आपके सामने रखी गई थी। ये दोनों पजल उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। उन तीनों पजल को आप जरूर देखकर जाएं, क्योंकि चांसेस है पजल उन्हीं में से आपकी कोई ना कोई फंस जाए, क्योंकि टाइप हमेशा सेम ही रहते हैं। या तो आपको फ्लोर वाली पजल मिलने वाली है जैसा आज हमने डिस्कशन किया, या आपको सर्कुलर अरेंजमेंट मिल सकता है
जिसके साथ कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आपको दिया जाएगा, या फिर आपको 2 रो में मेंबर्स को अरेंज करने के लिए बताया जा सकता है। ये सभी के सभी अरेंजमेंट हम आपको पहले की वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं और बाकी भी ट्रिक्स आप जानना चाहते हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू।